The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Types of प्लानिंग. कितने तरीके की प्लानिंग होती है? बहुत तरीके की प्लानिंग होती है और बहुत तरीके के प्लान होते हैं. इंडिकेटिव प्लानिंग, imperative planning, decentralized planning. ये एक हम सेपरेट टॉपिक है जिसको हम बाद में डील करेंगे. ये अभी बेसिक है तो इसको हम बता देते हैं, ठीक है. डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हम बाद में पढ़ेंगे. इंडिकेटिव प्लानिंग और इंपैरेटिव प्लानिंग, ये दो तरीके की प्लानिंग है. देखिए मैं बता दूं, बहुत तरीके की प्लानिंग होती है. फिजिकल प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, लेकिन वो सब आप मैक्सिमम जीएस में पढ़ सकते हैं. ऑप्शनल के लिए ना आपको ये बहुत काम आने वाला है. इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है और इंपैरेटिव प्लानिंग क्या होता है, ठीक है. तो डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग को, फिर समझेंगे इंपैरेटिव प्लानिंग को. इंडिकेटिव प्लानिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इंडिकेटिव प्लानिंग. बहुत क्लियर कट सेग्रीगेशन करके बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी मैं. कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है इधर उधर, सब क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज इंडिकेटिव प्लानिंग? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और कौन से मार्केट सिस्टम में वर्क करती है. इन चारों सवालों के जवाब अगर हमें मिल जाएंगे तो हमारा इंडिकेटिव प्लानिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है. अब हम समझते हैं कि इंडिकेटिव प्लानिंग होता क्या है. क्या होता है इंडिकेटिव प्लानिंग? इंडिकेटिव प्लानिंग, सबसे पहले तो हम इस इंडिकेटिव प्लानिंग को इंड्यूसमेंट प्लानिंग भी बोलते हैं. यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, ठीक है. इतना समझ में आया बच्चों? प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, ठीक है. अब इसके बाद में हमको क्या करना है बेटा? इसके बाद में हमको समझना है कि इंड्यूसमेंट से क्या मतलब है. इंड्यूसमेंट का मतलब है जब हम किसी को इंड्यूस करें, यानी कि किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, या फिर हम इसको ब्रॉड सेंस में बोलें तो जब हम परसुएशन करें. यानी कि एक ऐसी प्लानिंग, इंड्यूसमेंट प्लानिंग का मतलब एक ऐसी प्लानिंग जिसमें हम इंड्यूस कर रहे हैं. किसको इंड्यूस करेंगे? किसको इंड्यूस करेंगे? कंज्यूमर को इंड्यूस करें, प्रोड्यूसर को इंड्यूस करें, ठीक है. इंड्यूस करेंगे कैसे? हाउ? थ्रू सम इंसेंटिव्स. यानी कि अगर गवर्नमेंट को कोई एक
टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए वो लोगों को परसुएड करेगी, फोर्स नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक अभियान लाया, स्वच्छ भारत अभियान। क्या स्वच्छ भारत अभियान देश में एक्ट था? नहीं था। एक्ट था? नहीं, एक्ट तो नहीं था। क्या अगर हम स्वच्छ भारत अभियान को नहीं मानते तो क्या हमें जेल हो सकती थी? नहीं, क्योंकि कानून नहीं है। लीगल इलीगल का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। वेरी क्लियर। बट फिर भी ये अभियान इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? क्यों हुआ ये अभियान इतना सक्सेसफुल? अब अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाके देखेंगे, मैंने डीयू से ग्रेजुएशन किया है, पहले जब हम दिल्ली के जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते थे ना, इतनी गंदगी रहती थी बहुत। लेकिन अब अगर मैंने रिसेंटली विजिट किया है कुछ दिनों पहले, तो अब इतनी गंदगी नहीं है वहां पे। क्यों नहीं है? क्या हमने किसी को बोला? क्या हमने ये बोला कि भाई अगर आप अब गंदगी करेंगे तो आपको जेल भेज देंगे? नहीं। तो कैसे सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि हमने लोगों को परसुएड किया। हमने लोगों को बोला कि भाई ये आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर को साफ रखें। प्रधानमंत्री ने आके अपील की, मुख्यमंत्री ने आके अपील की, पॉलिटिकल पार्टीज ने सफाइयां की है, खुद पब्लिकली झाड़ू लगाया है 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी के बर्थडे वाले दिन, लिटरली। तो ये इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? क्योंकि हमने उसको परसुएड कर दी चीजें। तो हम इस तरीके की प्लानिंग में क्या करते हैं कि हम परसुएड करते हैं। कैसे परसुएड करते हैं कि हम इंसेंटिव्स देंगे, फिस्कल एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे। फिस्कल एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स कैसे देंगे? फिस्कल एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स बताती हूं। फिस्कल बेनिफिट से क्या मतलब है? सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि हमको फीमेल फोर्टिसाइड होने से रोकना है। फीमेल फोर्टिसाइड होने से रोकना है और दूसरा पॉपुलेशन भी कंट्रोल करनी है। भाई दोनों चीजें हमको करनी है, फीमेल फोर्टिसाइड भी होने से रोकना है, हमको पॉपुलेशन कंट्रोल भी करनी है। तो जब सरकार ने बोला कि अगर आपको 2 बेटियां हो गई है और उसके बाद में आप कोई बच्चा नहीं करते हैं, यानी कि जनरली क्या है इंडिया में सन बेटा प्रेफरेंस है। सन बेटा प्रेफरेंस का क्या मतलब है बेटा? कि एक लड़के के चक्कर में 5-6 लड़कियां हो जाती हैं। लड़का सबसे छोटा है, उसके चक्कर में 5-6 बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सन बेटा प्रेफरेंस, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में एक बार मेंशन किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे का लिया हुआ टर्म है, वो बता रही हूँ। तो सन बेटा प्रेफरेंस में क्या हुआ? सरकार ने बोला कि भाई तुम्हें अगर एक लड़की है तो हम तुम्हारे बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। अगर तुम्हें 2 बच्चे हो जाते हैं तो हम फ्री पढ़ाएंगे। अगर आपको केवल बेटी और अगर आप कोई बेटा नहीं करते हैं तो सरकार आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देती है। ठीक है, ये हो गए फिस्कल बेनिफिट्स। दूसरा टैक्स बेनिफिट्स। अगर आपने कोई नई कंपनी लगाई है तो आपको टैक्स हॉलिडे देती है सरकार कि आपको टैक्स नहीं देना है कुछ टाइम तक। क्यों? ताकि लोग इस सेक्टर में आए, ताकि लोग इस सेक्टर में आके इनोवेट करें। अगर इस सेक्टर में आके इनोवेट नहीं करेंगे और हम उनको टैक्स हॉलिडेज नहीं देंगे तो हम कैसे परसुएट करेंगे? टैक्स हॉलिडेज। मॉनेटरी बेनिफिट्स, आप मॉनेटरी बेनिफिट्स का कोई एग्जांपल मुझे बताइए जो सरकार देती हो किसी भी चीज को इंड्यूस करने के लिए। 6,000 रुपीज देती है किसानों को, 6,000 रुपीज देती है प्रेग्नेंट वीमेन को, ताकि वह न्यूट्रिशन पे फोकस कर पाए। सरकार फोर्स तो नहीं कर रही है ना कि उस 6,000 को तुम अब खाने पर ही लगाओ, आपकी चॉइस है। बहुत सारी औरतें लगाती भी नहीं है, बहुत सारी औरतें चॉइस नहीं करती हैं उन 6,000 को अपने डाइट पे खर्च, दैट्स फाइन। लेकिन सरकार आपको इंड्यूस करने की कोशिश कर रही है, सरकार आपको परसुएड करने की कोशिश कर रही है कि भाई ऐसा आप करके देख लीजिए, आपको बेनिफिट हो सकता है। तो आपने क्या समझा कि जहां पे सरकार आपको फोर्स नहीं कर रही है लेकिन आपको परसुएड कर रही है, आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रही है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है थ्रू फिस्कल पॉलिसीज, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज, थ्रू सूटेबल पॉलिसीज, थ्रू स्कीम्स, वो क्या है? प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। अब हम देखते हैं कि अब इसमें एडवांटेजेस क्या है।
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लानिंग? आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस टाइप के उसमें क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला एडवांटेज ये कि जो इसमें कंज्यूमर की सोवरेनिटी है ना, वो इंटैक्ट रहती है। कंज्यूमर की सोवरेनिटी इंटैक्ट रहती है का क्या मतलब है? कंज्यूमर की सोवरेनिटी इंटैक्ट रहती है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर ये चीज खरीदेंगे तो बेटर है, बट अल्टीमेटली चॉइस कंज्यूमर की है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो उसका बिल्कुल चॉइस है कि उसको क्या खरीदना है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक नेचर एक तरीके से आप बोल सकते हैं। जबकि ये कंज्यूमर सॉवरेनिटी इंटैक्ट नहीं रहती है। कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके पास जैसे कि इंडिया में बहुत ज्यादा जब कोरोना फैला था तो बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड आया था, लोगों ने अपने रेडमी के टीवी लाके सड़क पर फेंक दिए, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि इंडिया की तो कोई अच्छी कंपनी टीवी बना ही नहीं रही है या इतने कॉस्ट इफेक्टिव मेजर पे नहीं बना रही है। तो सरकार ने एक तरफ से बोला भी नहीं कि बॉयकॉट चाइना करना है, सरकार ने तो सिर्फ चाइनीज एप्स बैन किए थे ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे ले गए। लोगों को लगा कि कोरोना की वजह से सरकार ने ऐप को बैन किया है तो अब तो हम भी चाइना का लॉस करेंगे, तो अपने फोन वगैरह सब वो आपने बेच दिया। लेकिन क्या सरकार आपको फोर्स कर रही थी कि आप रेडमी के फोन नहीं लेंगे या आप Xiaomi के फोन नहीं लेंगे? नहीं, सरकार आपको फोर्स नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे सरकार का बहुत क्लियर डिसीजन होता है कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर की सॉवरेनिटी इस तरीके की प्लानिंग में बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। दूसरा, यहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन है। फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन यानी कि आप जिस भी प्रोफेशन को चाहे उस प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चूज कर लीजिए उस प्रोफेशन को। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को टीचर बनना है, आप टीचर बन जाइए। मेरे को लग रहा है लॉयर बनना है, मैं लॉयर बन जाऊं। मेरे को लग रहा है जर्नलिस्ट बनना है, तो आपको कंप्लीट चॉइस ऑफ प्रोफेशन है। जबकि कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं है, जैसे कि इजराइल है। इजराइल में आपको चॉइस ऑफ प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इजराइल में लोगों को आर्मी में मैंडेटरी सर्व करना होता है। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। ऐसी बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जिसमें आपको प्रॉपर फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप जिस भी कंपनी को खोलना चाहें, जिस भी कंपनी को खोलना चाहें उसको खोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन राइट्स। सर्टेन राइट्स का क्या मतलब है? यानी कि आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, आप उन अधिकार क्षेत्र के अंदर ही अपनी कंपनीज को खोल सकते हैं, और कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ लाइसेंसेस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। इन मतलब ऐसे खुला नहीं आप काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रेगुलेशन है। जैसे कि आप एसिड बनाने की फैक्ट्री नहीं लगा सकते, आप डिफेंस का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, डिफेंस के इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स आप नहीं बना सकते हैं। जितने भी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आपको कपड़ा बनाने की फैक्ट्री लगानी है, आप बिंदास लगाइए। आपको पेपर बनाना है, आप पेपर बनाइए। आप बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कीजिए, रेगुलेशंस को पूरा कीजिए। आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप बच्चों को पढ़ाइए। आपको एडटेक फर्म खोलनी है, आप एडटेक फर्म खोलिए। तो एक क्या है, आपको फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मिला। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है? नेक्स्ट आपका टारगेट है कि ये स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल होता है। स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि भाई हमने अपना एक प्लान सेट किया और हमें लगा कि नहीं, ऐसे तो प्लान नहीं हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, हमको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मिडवे प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। मिडवे हम प्लानिंग को चेंज किस लिए कर सकते हैं? क्योंकि मिडवे में फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम मिडवे प्लानिंग को चेंज ही नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग को चेंज किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि मिडवे फ्लेक्सिबिलिटी है। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, मिडवे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज कंज्यूमर को मिलता है।
वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक कंज्यूमर को मिलता है। 6 वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का क्या मतलब है बेटा? लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब है कि एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे आपने प्लान कर दिया, फिर आप उस प्लानिंग को बिल्कुल एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे लोगों की आर्मी को हायर कर रहे हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। और एक ऐसा है कि आपने प्लान सेट कर दिया, आपने लोगों को इंसेंटिव्स दे दिए और अब लोगों का कॉल है, लोगों का कॉल है कि भाई उनको करना है कि नहीं करना है, हमारा कोई नहीं है। तो उस केस में हमको कम ऑफिसर्स की जरूरत है, कम गवर्नमेंट को कम लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, कम लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे तो कम लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, कम लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी तो क्या होगा? कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो इस टाइप की प्लानिंग में हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है इस तरीके के कामों में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑटोमेटेड मार्केट क्लियरेंस। ऑटोमेटेड मार्केट क्लियरेंस का क्या मतलब है? ऑटोमेटेड मार्केट क्लियरेंस का मतलब यह है क्योंकि सरकार ने बिल्कुल फोर्स नहीं किया है कि आपको कौन से डिमांड सप्लाई कौन से प्रोडक्ट को करना है, तो मार्केट बेस्ड है सब, एवरीथिंग इज मार्केट बेस्ड। अगर मार्केट बेस्ड है यानी कि मार्केट में किसी चीज का डिमांड हुआ और हमने उस चीज का सप्लाई कर दिया, तो ये क्या है? मार्केट बेस्ड। यानी कि इसमें ना तो शॉर्टेजेस होंगी ना सरप्लसेस होंगे। इतना समझ में आया? ये सब एडवांटेजेस है। अब क्या केवल इसके एडवांटेजेस हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो डिमेरिट्स भी जरूर होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके डिमेरिट्स क्या है। आपको क्या लगता है इस तरीके की प्लानिंग के क्या डिमेरिट्स हैं? आप किसी को कितने भी इंसेंटिव्स दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब तक आप फोर्स नहीं करेंगे, जब तक कोर्सन नहीं होगा, तब तक क्या होगा? जब तक फोर्स नहीं करेंगे, जब तक कोर्सन नहीं होगा, तब तक क्या होगा बेटा? तब तक 100% टारगेट आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 100% टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकसान क्या है कि जब एक प्राइवेट एंटरप्राइज कुछ भी चीज का प्रोडक्शन करती है ना, तो प्राइवेट एंटरप्राइज का प्रोडक्शन करने का मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव जब आपका होता है तो आप क्या करते हैं बेटा? आप वेलफेयर को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आप वेलफेयर को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री डिफेंस को क्यों प्रोड्यूस करेगी? बताइए मुझे, डिफेंस क्यों प्रोड्यूस करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाएगी? अब धीरूभाई अंबानी रोड क्यों बनाएंगे? रोड बनाने से उनको पैसा थोड़ी ना मिल रहा है, रोड बनाने से पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस सोल प्रॉफिट के लिए काम करती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रॉफिट के लिए काम करती है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या लोगों का काम, क्या सरकार का काम केवल कुछ लोगों को प्रॉफिट देना है? नहीं, सरकार का काम तो वेलफेयर बनाना है ना भाई, वेलफेयर करना है ना हमको तो लोगों का। हम लोगों का वेलफेयर कैसे करेंगे? जब हम खुद से कुछ चीजें बनाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा इसमें जो दिक्कत आती है इस तरीके की प्लानिंग में, सबसे पहली दिक्कत तो ये आ गई कि एक तरीके से कॉमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर आप अभी देखेंगे तो एक टर्म बहुत फेमस है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है ना कि सबके लिए उस एजुकेशन को अफोर्ड कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया। हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत महंगी होती जा रही हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत महंगी होती जा रही हैं, तो ये काइंड ऑफ इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है।
कि किसी ने कोई कंपनी लगाई, एक इंसान ने उसका 80% बेनिफिट ले लिया, वर्कर को 20% बेनिफिट मिला, तो वो कहते हैं ना कि अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जाता है। तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो। इनइक्वालिटी बहुत होती है। प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। प्राइस इन्फ्लेशन किस तरीके से ज्यादा होता है? इसमें ना मोनोपोली होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज होती हैं वो मोनोपोली को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट बना के रखती हैं। जैसे कि इंडिया में पहले था MRTP एक्ट। MRTP था, मोनोपोलीज रेगुलेशन ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट, मोनोपोलीज ना क्रिएट हो। लेकिन हमने मोनोपोली पे तो रोक लगा ली, लेकिन क्या हम ओलिगोपोली पे रोक लगा सकते हैं? नहीं। आपको नहीं लगता कि ओलिगोपोली प्राइस इन्फ्लेशन का काम करता है? समझाती हूं कैसे। ओलिगोपोली है हमारी, यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओलिगोपोली, आप मुझे बताइए जितनी भी मैक्सिमम लार्जेस्ट कंपनी है, क्या उनमें ओलिगोपोली नहीं है? क्या उसमें मोनोपोली नहीं है? देखिए समझते हैं कैसे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लेते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमने ली तो हार्डली 4 से 5 कंपनियां होती हैं। वो जो प्राइस डिसाइड कर देंगे हमको वही मानना पड़ेगा ना। हम मोनोपोली नहीं कर सकते, लेकिन हम ओलिगोपोली तो कर सकते हैं ना। प्राइस तो बढ़ता ही है। FMCG की फर्म्स है, प्राइस तो बढ़ता ही है। आटे का भाव, तेल का भाव, आटे का जो प्राइस है, तेल का जो प्राइस है, वो बढ़ता है ना। ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोपोली में होता है कि 2 फर्म है, लेट्स से 4 फर्म्स है, ठीक। अगर एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया तो बहुत प्रोबेबली है कि दूसरी फर्म प्राइस बढ़ा देगी। ये तो बहुत थ्योरेटिकल बात हो गई कि प्राइस बढ़ा दिया तो जो कंज्यूमर है वो सब्स्टिट्यूट गिफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे और हम फिर वो कर लेंगे। थ्योरेटिकली क्या होता है कि अगर किसी एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया है तो दूसरी फर्म भी प्राइस बढ़ाएगी। और जब हम प्राइस कट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रियलिटी में तो प्राइस कट होता ही नहीं ना कि अगर एक फर्म ने प्राइस कट कर दिया तो देखते देखते दूसरा भी कर देगी, क्योंकि हमारे पास 4-5 ही इंडस्ट्रीज है, 4-5 ही कंपनी है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ओलिगोपोली है, इसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेशन बहुत पड़ता है। नेक्स्ट जो भी पॉइंट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं बेटा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, यानी कि लेबर और प्रोड्यूसर या ओनर, इन दोनों के बीच में हार्मोनियस रिलेशन नहीं होते हैं। लेबर एक्सप्लॉइट करता है, लेबर एक्सप्लॉइट होता है। कैसे? अभी आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि ब्लिंकिट एक ग्रोसरी ऐप है। इससे आप क्या करते हैं? ग्रोसरी मंगाते हैं। क्योंकि मैं ब्लिंकिट का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं अपना सारा सामान ब्लिंकिट से ही मंगाती हूँ। तो ब्लिंकिट जब हम मंगाते हैं तो ब्लिंकिट के वर्कर्स लास्ट मंथ स्ट्राइक पर थे। क्यों थे स्ट्राइक पर? क्योंकि जो उनको एक डिलीवरी का 25 रुपीज़ मिलता था, उसको कंपनी ने खुद से 12 कर दिया, 12 या 15 कुछ ऐसा ही कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा रिडक्शन प्राइस में कर दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी। तो प्रॉफिट में आने के 2 ही तरीके हैं, या तो कॉस्ट कम करो या प्रॉफिट बढ़ाओ। कॉस्ट कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? लेबर के वेजेस कम कर दो। अगर हम लेबर के वेजेस कर देंगे तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो ये हमेशा चलता रहता है। इंडिया में अभी ब्लिंकिट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तो अपना ट्रेड यूनियन भी नहीं बना सकते। तो ये बहुत डिसएडवांटेजेस है कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स होते हैं, अब काम करना तो मजबूरी है ना इनकी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 25 रुपए मिलते थे, अब 12 मिल रहे हैं। अगर 12 भी नहीं कमाएंगे तो खाना भी नहीं खा पाएंगे, कम से कम खाना तो खा लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये क्या है हमारा? दिस इज कंप्लीटली इंडिकेटिव प्लानिंग। फिर से समझते हैं, पूरा एक बार समझते हैं कि इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है। इंडिकेटिव प्लानिंग ये होता है कि जहां पे सरकार आपको बताती है
आपको इंड्यूस करने की कोशिश करती है, आपको परसुएट करने की कोशिश करती है, आपको फोर्स नहीं करती है। ठीक, फोर्स नहीं करती है, लेकिन एक आपको फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू परसुएट करने की कोशिश करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। मेरिट्स क्या है? कंज्यूमर का सॉवरेनिटी इंटैक्ट रहता है, कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, उसको जो मन है वो खरीद सकता है। आपके पास अगर प्रोड्यूसर है तो किसी भी तरीके की कंपनी लगाने की चॉइस है, आप किसी भी तरीके की कंपनी लगा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत कम होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत कम होती है। एंड सेकेंडली इसमें आपका शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस नहीं होते हैं। डिमेरिट्स क्या है? एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। किसका एक्सप्लॉयटेशन होगा? वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। प्रोड्यूसर का एक्सप्लॉयटेशन तो कभी नहीं होता है, वर्कर का ही होता है। वर्कर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, हम इन्फ्लेशन को चेक नहीं कर पाएंगे। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अट्रैक्टिव नहीं करते हैं फ्लो को, मतलब इंटर ट्रेड यूनियंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं बना सकते हैं। प्रॉफिट मोटिव्स को ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, लोगों के वेलफेयर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। यही सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। किस तरीके की कंट्री में हम इस तरीके की करते हैं? डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्रीज होती हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती हैं, इंडिया जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैपिटलिज्म जैसे कि यूएसए है, इन तरीके की इकोनॉमी में इसको ज़्यादा किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।